जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। आपको याद होगा कि इससे पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 10 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेशो एंड प्रोपोर्शन, लेकिन उस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि रेशो एंड प्रोपोर्शन, जी रेशो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी। हमने कहा था कि रेशो जो है वो सिंपलेस्ट रिलेशन को कहते हैं बिटवीन टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज़। दो या दो से ज़्यादा सिमिलर क्वांटिटीज़ अगर हों तो उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रिलेशन होता है उसे हम रेशो कहते हैं। आज हम प्रोपोर्शन के बारे में सीखेंगे। रेशो हमने देखा था कि रेशो को हम डबल डॉट्स से, दो डॉट्स से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से प्रोपोर्शन अगर आपने रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए इस तरह से 4 डॉट्स जो हैं वो लगाई जाती हैं, उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। अब सबसे पहले तो ये डिफ़ाइन कर दें कि प्रोपोर्शन कहते किसको हैं, व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। तो याद रखें ये प्रोपोर्शन कहा जाता है कि इफ़ व्हेन टू रेशोज़ आर इक्वल, व्हेन टू रेशोज़ आर इक्वल इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। कि जब दो रेशोज़ आपस में बराबर हों तो कहा जाएगा कि अब उन दोनों रेशोज़ को कि वो आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज़ एक रेशो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है 3:5। हाँ जी, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दोनों पे कोई भी टेबल सेम नहीं जा रहा। लेकिन अगर हमें फ़र्ज़ करें एक और रेशो मिली हो 6:10, अब ये जो 6:10 है ये असल में इसी 3:5 ही के इक्वल है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप 6:10 को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों पे 2 का टेबल जा रहा है, तो 2 का टेबल अगर डिवाइड करेंगे इसको भी 2 से और इसे भी, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा जी 3:5। तो 6:10 जो है ये एक्चुअल में बराबर है 3:5 के ही। तो अब अगर हम चाहें तो इसको 3:5 इस तरह से इक्वल टू दें दरमियान में तो भी ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको प्रोपोर्शन की साइन दे सकते हैं दरमियान में। 3:5 इज़ प्रोपोर्शन टू 6:10। तो इसको कहेंगे कि ये जो है ये प्रोपोर्शन है, यानी ये दो रेशोज़ आपस में इक्वल हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल राइट है, प्रोपोर्शन है, सही है, क्योंकि हमने इसको चेक किया तो जो सिंप्लीफाई हो रही थी रेशो वो दूसरी रेशो के इक्वल ही सेम रिज़ल्ट हमें मिला है। लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ चेक करने का एक और तरीका भी है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ ये भी बता दूँ कि प्रोपोर्शन में जब हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 नंबर्स होते हैं, तो इन नंबर्स में से ये जो दरमियान वाले 2 नंबर हैं इनको नाम दिया जाता है जी, इनको कहा जाता है मीन्स। कि ये जो 2 नंबर दरमियान में हैं ये क्या कहलाते हैं, मीन्स कहलाते हैं। और ये जो 2 नंबर बाहर हैं, बाहर की साइड पे हैं, इनको कहा जाता है एक्सट्रीम्स। जी बिल्कुल ऐसे ही, मीन्स और एक्सट्रीम्स। तो याद रखें कि प्रोपोर्शन को चेक करना हो कि ये प्रोपोर्शन सही है या गलत है, तो इसको चेक करने का एक वे दूसरा ये भी है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें, एक्सट्रीम्स को आपस में और मीन्स को आपस में, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो हमेशा सेम आएगा। अगर सेम आया तो आप कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन जो है ये बिल्कुल राइट है। यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये यानी प्रोपोर्शन का बुनियादी और ज़रूरी लॉ है। इस लॉ की अहमियत भी है, हम इसका यूज़ भी करेंगे बार बार प्रोपोर्शन में, कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। कि एक्सट्रीम्स और मीन्स दोनों का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट से वाकिफ़ हैं आपको, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं। कि यहाँ अगर आप 3 और 10 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमें मिल रहा है जी 30, और इसी तरह से अगर आप 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी रिज़ल्ट यही मिलेगा, यानी दैट इज़ 30। तो देखें जब दोनों रिज़ल्ट सेम मिले तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन जो है ये बिल्कुल राइट है। अब यहाँ सवाल ये है कि हमें क्वेश्चन ये नहीं मिलेगा कि हमें चेक करना होगा कि आइदर दिस प्रोपोर्शन इज़ राइट और रॉन्ग, नहीं।
हमारा क्वेश्चन जो होगा आम तौर पर एग्जाम्पल आप देख लें कि एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाता है कि ये 4 नंबर हैं, लेकिन उन नंबरों में से कोई एक नंबर जो है वो लेट्स सपोज 4:5 इज़ प्रोपोर्शन टू से 20:x। तो इन नंबरों में से एक नंबर जो है वो मिसिंग होगा, अननोन होगा, तो हमसे कहा जाएगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ दैट नंबर, फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन और इफ़ जी 4:5 इज़ प्रोपोर्शन टू 20:x। तो याद रखें जी, बिल्कुल आसान काम, यही जो ऊपर हमने लॉ मेंशन किया है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, इसी को यहाँ पे लिख लें और इसको यूज़ करेंगे कि 4 × x, ये एक्सट्रीम्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इक्वल टू में जी इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये 2 नंबर हैं, यानी 5 × 20। लेकिन हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, बहुत आसान काम जी, 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड पे हमें पता है कि जाएगा डिवाइड में, और अब 4 का टेबल जी 4 का टेबल जा सकता है जी 20 पे जी, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें x बराबर मिलेगा जी x = 5, 5 × 25। तो ये हमें x की वैल्यू जो है वो हासिल हुई। ठीक है जी, बहुत आसान काम है कि प्रोपोर्शन में जब हमें 4 एलिमेंट्स मिले हुए होंगे तो उन एलिमेंट्स में से एक जो मिसिंग एलिमेंट होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं इस लॉ की मदद से कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x जो है वो एक्सट्रीम्स में ही होगा, वो मीन्स में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं आगे कि याद रखें स्टूडेंट्स कि प्रोपोर्शन की टाइप्स भी हैं जी। अगर हमसे कहा जाए कि प्रोपोर्शन कितनी तरह का होता है तो याद रखें कि देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जी, एंड नंबर 2 इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन ये देखेंगे हम दोनों को बारी बारी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और डायरेक्ट, इन्वर्स और इन्वर्स प्रोपोर्शन के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं जी। याद रखें स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाएगा कि जब 2 क्वांटिटीज़ इस तरह से वेरी करें, चेंज हों कि अगर उनमें से, यानी 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन हो कि अगर उनमें से एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो और दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ हो, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है। या एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी उसी हिसाब से डिक्रीज़ हो, तो इसको कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाज़ार से अगर कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, लेट्स सपोज़ कि हमारे पास पेन है, हम अगर लेट्स सपोज़ कि 2 पेन ख़रीदते हैं और हमें इसके बदले में 20 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। अगर हम 3 पेन्स परचेज़ करेंगे तो हमें 30 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और इसी तरह से अगर 10 पेन्स हम परचेज़ करते हैं तो इससे भी ज़्यादा अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी। यानी बाज़ार सिर्फ पेन की बात नहीं हो रही, कोई भी आइटम जो भी उसकी जितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो भी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम क्वांटिटी ज़्यादा लेना चाहें और दुकानदार हमसे पैसे जो है वो कम ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ डिस्काउंट या रियायत वो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हमें एक पेन जो है वो 10 रुपीज़ में मिल रहा है तो अब आप 2 पेन हमें 5 रुपीज़ में दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है जी। तो क्वांटिटी जो है और टोटल कॉस्ट जो है वो ये हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं जी। इसके बाद अदर एग्जांपल जी, हाँ जी, फ़िज़िक्स में या डेली लाइफ में से एग्जांपल्स अगर हम उठा रहे हैं तो फ़िज़िक्स में हम देखते हैं कि डिस्टेंस एंड टाइम। फॉर एग्जांपल जी, अगर किसी स्टूडेंट को 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो लेट्स सपोज़ कि इट टेक्स 1.5 आवर, या लेट्स सपोज़ कि 2 आवर्स। ठीक है जी, कि 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस वो 2 आवर्स में
कवर करता है, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि आपने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो अब उसके लिए टाइम जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। यानी जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सेम स्पीड से जब उस डिस्टेंस को कवर किया जाएगा तो अब उसमें टाइम कंजम्पशन जो है, टाइम यूजेज जो है वो ज़्यादा होगा। यानी यहाँ से हमें पता चला कि डिस्टेंस और टाइम जो है वो भी आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं। अच्छा, यहाँ बताता चलूँ कि हम फिज़िक्स में या अदर साइंसेस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन को या दो क्वांटिटीज़ को इस तरह से हम रिप्रेजेंट भी करते हैं। इसको पढ़ा जाता है ए इज़ प्रोपोर्शनल टू बी, बल्कि इससे भी ज़्यादा इसको कहा जाएगा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। यानी ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर उनमें से एक को इंक्रीज़ किया जाए तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। अच्छा, आप देखते हैं नहीं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स, इस तरह की बहुत सी मिसालें, क्वांटिटीज़ हम बता सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इन्हीं क्वांटिटीज़ पे एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज ही हम कहते हैं कि इफ़ प्राइस ऑफ 4 बुक्स इज़ रुपीज़ से 250, then what will be price of such 20 books। ठीक है जी, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। कहा गया है कि पहले बुक्स हैं हमारे पास 4 बुक्स हैं और उनकी टोटल प्राइस है 250, और अब हमें कहा जा रहा है कि अगर वैसे ही हमें 20 बुक्स परचेज़ करनी हो तो उनकी टोटल प्राइस क्या बनेगी। जी याद रखें, 2 कॉलम्स बना दें, एक में बुक्स की क्वांटिटी लिखेंगे और दूसरे में हम उसकी टोटल कॉस्ट या प्राइस लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, पहले 4 बुक्स की बात हो रही थी तो उनकी प्राइस है 250 रुपीज़। अब हम चाहते हैं 20 बुक्स परचेज़ करना। अब प्राइस कितनी होगी हमें मालूम नहीं, अननोन है जी, एक्स है लेट्स सपोज। लेकिन यहाँ पहले ही बता चुका हूँ कि बुक्स एंड प्राइस या क्वांटिटी एंड प्राइस जो होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इनके दरमियान अगर हम प्रोपोर्शन लिखना चाहें या इसको प्रोपोर्शन में इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना चाहें तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कि बुक्स एंड प्राइस आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि बुक्स जो हैं वो, जी बिल्कुल, प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है उसका, कि अगर हम एक बुक्स की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो लाजमी बात है कि प्राइस की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता ही है कि अगर आप एक साइड की क्वांटिटी को रेशो लिख रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं 4:20, जी ये किसके दरमियान रेशो बन गई, जी ये बुक्स की रेशो। अब प्राइस की रेशो भी आपने सेम डायरेक्शन में लिखनी है, यानी इसको भी अब आप ऊपर से नीचे आएंगे, यानी इसको लिखेंगे 250:x। ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएं कि x:250, नहीं, वही सेम डायरेक्शन हमने रखनी है। और यही फ़र्क होगा इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं कि जब हम इन्वर्स प्रोपोर्शन सीखेंगे तो उसमें यही डिफरेंस होगा कि उसमें एक क्वांटिटी अगर आप ऊपर से नीचे लिख रहे हैं रेशो में 4:20, तो दूसरी क्वांटिटी आपको अपोजिट लिखनी पड़ेगी। लेकिन हम देख आए हैं कि जी बुक्स और प्राइस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इनको ऐसा हरगिज़ हम नहीं लिख सकते कि हम कहें कि एक रेशो जो है वो ऊपर से नीचे आ जाए और दूसरी जो है वो नीचे से ऊपर, नहीं। हाँ, ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप इसको भी नीचे से ऊपर लिखते तो उसे भी सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखें जी, ये हमारे पास दरमियान में प्रोपोर्शन की निशानी हम दे देते हैं कि ये मिल गया 4:20 इज़ प्रोपोर्शन टू जी 250:x। ये बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस बन गया जैसे पिछली एग्जांपल हमने की थी। उसमें हमने सीखा था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो ये जो रूल है प्रोपोर्शन का, सेम रूल अप्लाई हो रहा है, 4x इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 250। जी अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे डिवाइड में ले जाएंगे, जी बिल्कुल इसको अपान में देंगे 4 को, और 4 का टेबल जी दोनों पे जा रहा है। 250 पे अगर देखें तो शायद
पूरा पूरा नहीं जा रहा, डेसिमल में जवाब आएगा तो बेहतर है हम 4 का टेबल 20 पे पढ़ देते हैं जी। 4 का टेबल 20 पे जा रहा है जी 5 टाइम्स, तो अब x विल बी इक्वल टू जी 5 को मल्टीप्लाई करना है 250 से। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देखेंगे ये इसका रिज़ल्ट बन जाएगा जी 1250। इट मीन्स कि अगर 4 बुक्स जो हैं वो हमें मिल रही थी 1250 रुपीज़ में, तो बिल्कुल वैसी ही हम डिफरेंट नहीं कह रहे हैं, सच बुक्स सेम बुक्स वैसी ही 20 बुक्स अगर हम परचेज़ करते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट या टोटल प्राइस जो है वो बनेगी 1250 रुपीज़। ठीक है जी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल थी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इन्वर्स प्रोपोर्शन। जी प्रोपोर्शन की अब जो सेकंड टाइप है, जैसे कि हमने नाम लिखे थे कि एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है और दूसरी कहलाती है जी इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिफ़ाइन किया कि हमने कहा कि उसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी दूसरी भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन की, यही फ़र्क बताने जा रहे हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी उसके अपोजिट में डिक्रीज़ होगी। ठीक है नहीं, या अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो उसके साथ जो दूसरी क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होगी। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। इसको फ़िज़िक्स में या अदर साइंसेज में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और पढ़ा जाता है कि ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। निशानी वही है प्रोपोर्शन की, लेकिन अब आप देखेंगे कि वो बी जो है वो अपान के नीचे लिखा हुआ है, तो अब इसको पढ़ा जाएगा ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, कि ए और बी के दरमियान जो प्रोपोर्शन है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, दैट इज़ नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हाँ जी, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा जी, जिसका एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, पहले तो बता दें चंद क्वांटिटीज़ एग्जांपल में कि कौन कौन सी इन्वर्स प्रोपोर्शन में होती हैं। फॉर एग्जांपल जी मिसाल दे दें, जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि डिस्टेंस एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बढ़ता है तो टाइम जो है उस डिस्टेंस को कवर करने में वो भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है जी, और इसी तरह से हमने कहा था कि क्वांटिटीज़ बढ़ती हैं तो प्राइस जो है वो, ठीक है जी, कोई भी अगर आइटम हम परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी तादाद अगर बढ़ती है तो उनकी टोटल कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल थी। इन्वर्स प्रोपोर्शन पे आ जाएं जी। फॉर एग्जांपल जी अगर हम देखें कि स्पीड एंड टाइम, ठीक है जी, हमने एक डिस्टेंस कवर करना है, लेट्स सपोज उसमें हमारी स्पीड कम थी तो टाइम ज़्यादा लगा होगा, लेकिन अगर हम उसी डिस्टेंस को कुछ ज़्यादा स्पीड से कवर करते हैं तो टाइम उसमें क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। यानी अगर हम सेम डिस्टेंस को 2 डिफरेंट स्पीड्स के साथ कवर करते हैं तो अगर हमारी स्पीड कम थी तो टाइम ज़्यादा यूज़ हुआ, और अगर हमने स्पीड बढ़ा दी, इंक्रीज़ कर दी, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में अब टाइम जो है वो कम लगेगा। और एग्जांपल दे दें जी, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जी नंबर ऑफ़ पर्सन्स हैं, वो कोई काम कर रहे हैं कुछ डेज़ में, अगर हम वही काम जल्दी करवाना चाहते हैं, कम डेज़ में करवाना चाहते हैं, तो हमें नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो हैं वो इंक्रीज़ करने होंगे। यानी पर्सन्स एंड डेज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल जी एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद आप देखें उसको सॉल्व करते हैं कि हमें कहा जाए अगर कि इफ़ 4 persons कैन डू अ वर्क in suppose 20 days, then in how many days same work will be done by, let's suppose जी कहा जाता है कि done by 30 persons। जी आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले हमारे पास 4 पर्सन्स थे और वो कोई भी काम कर रहे थे, जैसे मज़दूर हैं, लेट्स सपोज वो घर बना रहे थे। 4 मज़दूर हमने वहाँ पर रखे थे और वो जो हाउस या कोई घर बन रहा था वो 20 डेज़ में कंप्लीट हो रहा था। 4 पर्सन्स थे तो वो जो घर बन रहा था वो 20 डेज़ में बन रहा था। फ़र्ज़ करें हमने उसकी जगह अब 20 पर्सन्स की जगह 30 पर्सन्स रखें, 30 मज़दूर रखें,
और अब हमें पूछा जा रहा है कि जी वही काम अब कितने डेज़ में होगा। तो अब याद रखें कि यहाँ सबसे पहले अपने माइंड में हम सोच लेंगे कि पर्सन्स एंड डेज आर ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पर्सन्स की तादाद बढ़ेगी तो डेज़ की तादाद जो है वो कम होगी। ऐसा ही होता है हमेशा। ठीक है जी, कोई भी काम हो रहा है, अगर कम पर्सन्स उसमें हायर किए हैं हमने तो डेज़ ज़्यादा लगेंगे। अगर ज़्यादा पर्सन्स हायर करते हैं, ठीक है जी, जैसे फैक्ट्रीज़ में हम देखते हैं हज़ारों की तादाद में मुलाजिम काम कर रहे होते हैं ताकि वो जो उनका टारगेट है वो जल्दी पूरा हो। तो पर्सन्स एंड डेज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब जब पर्सन्स एंड डेज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपने ये करना है कि अगर आप एक साइड की रेशो ऊपर से नीचे लिख रहे हैं, जैसे 4:30 लिखते हैं, तो दूसरी साइड की रेशो अब आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिखनी पड़ेगी। हाँ जी, अपोजिट कैसे, कि अब इसको लिखना पड़ेगा जी x/20। अब इसको 20:x नहीं लिखना हमने, ठीक है जी, क्योंकि वो हमने देखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा होगा कि दोनों साइडों की रेशो की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में दोनों साइडों की रेशो जो है उसकी डायरेक्शन हमने अपोजिट रखनी है। यही मेन फ़र्क है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में और इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सॉल्व उसी तरह से होगा, लेकिन इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट। अब आगे ला उसी तरह से जो हमने ला पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है नहीं। अच्छा, इसमें हमारी मर्ज़ी होती है, चाहे पहले मीन्स लिख लें चाहे एक्सट्रीम्स लिख लें। बेहतर होता है कि जो अननोन है वो जिसमें आ रहा है तो बेहतर है वो लिख लें। कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख रहे हैं। मीन्स ये दो हैं 30 और x, और इज़ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जी 4 × 20 जी। इससे आगे इसको सॉल्व करते हैं। 30 मल्टीप्लाई में है, उस साइड पे जाएगा तो ये 30 जो है वो अब डिवाइड में चला जाएगा जी। टेबल पढ़ते हैं तो टेबल यस 30 और 20 पे जा रहा है जी। 10 का टेबल दैट मीन्स कि एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 3। इससे ज़्यादा टेबल नहीं जा रहा दोनों पे, या ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर पे कोई भी कॉमन टेबल नहीं जा रहा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 4 to the 8/3, और 8/3 से मुराद है कि अगर आप इसको देखें इम्प्रॉपर है फ्रैक्शन, सिंप्लीफाई करें तो इसका ये रिज़ल्ट बनता है जी। ठीक है, इससे भी ज़्यादा अगर आप सिंप्लीफाई करके पहले तो इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखें, अगर मिक्स फॉर्म में तो मिक्स फॉर्म में ये हो जाएगा जी। इसको लिखेंगे 2/3। लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो वो भी ठीक है, डेसिमल दे दें। मज़ीद आगे ज़ीरोज़ देंगे तो 3 6 18, और ये ख़त्म नहीं होगा। ये रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये डेसिमल के बाद आप देखेंगे कि ये डिजिट्स जो हैं ये ख़त्म नहीं होंगे बल्कि चलते जाएंगे। तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप इसको 2 डिजिट्स तक या 3 डिजिट्स तक, जहाँ तक भी आप इसमें जाना चाहें, तो आप इसका रिज़ल्ट लिखेंगे। यानी इसका हमें जवाब जो मिला वो मिला 2.66, या उसको अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 2.67 भी कहा जा सकता है। ये राउंडिंग ऑफ भी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2.66 भी अप्रॉक्सीमेटली लिख दें तो भी ठीक होगा। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि वो काम जी, देखें जी स्टूडेंट्स, कि वो काम जो पहले 20 डेज़ में हो रहा था, अब वही काम जो है जस्ट 2.67 डेज़, यानी इट मीन्स के 2 days एंड सम आवर्स। ठीक है जी, 2 दिन और उसके साथ साथ कुछ घंटे कह दें, यानी 2.5 दिन कह दें, या 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा कह दें कि 2 and some hours, 2 days and some hours में वो काम पूरा हो रहा है। वो काम जो कि पहले 20 डेज़ में हो रहा था, वो सिर्फ इतने दिन में क्यों कम हो गए, दिन बहुत ही कम हो गए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ पर्सन जो हैं उनकी तादाद हमने बढ़ाई जी। तो यहाँ पे इसको आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बातें रेशो और कुछ बातें प्रोपोर्शन की मज़ीद रहती हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में या किसी दिन और किसी और लेक्चर में भी हम बातें करेंगे इंशाल्लाह। ओके डियर, अल्लाह हाफ़िज़।